वास्तु को ठीक कर लें तो कोई कर्म की जरूरत नहीं है। कर्म तो हम कर ही रहे हैं ना, उसको सही दिशा हम वास्तु के थ्रू दे पाते हैं। कर्म ही फल देता है, ये सिद्धांत फिजूल है। अच्छे कर्म का फल वास्तु अच्छा है और बुरे कर्म का फल बुरा है। अच्छे कर्म से मेरी किस्मत बदलेगी या घर की दिशा को बदलने से मेरी किस्मत बदलेगी? अच्छा कर्म तभी कर पाएंगे जब आपका वास्तु ठीक हो। कौन से ऐसी वास्तु दोष होते हैं जिसकी वजह से जिंदगी डिरेल हो रही है? 50+ की औरतें यूजुअली डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ उस रूम में सो रहे हैं तो फॉर श्योरिटी दोनों में से किसी ना किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। मेरी फर्स्ट वाइफ ने इसी रूम में ना सुसाइड कर लिया था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसके होते हैं, पुरुषों के या महिलाओं के? मैं रिप्लाई देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है। अगर प्लॉट कटा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है, तिरछा है, अब बाउंड्री वॉल ना बनाए। इस तरह का साइज किसी विंडो का है तो वो फिर काम करेगा। जो सर्दर्न साइड है वो तो वैसे ही आप वहाँ पे विंडो क्रिएट ना ही करे तो अच्छा है। कि आपने मल्टी स्टोरी में फ्लैट लिया, आप ऊपर चढ़े, लिफ्ट लॉबी में गए और वहाँ 4 दरवाजे नजर आ गए, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। हर बिजनेस के हिसाब से या हर प्रोफेशन के हिसाब से वास्तु अलग होगा। क्षत्रिय राशियों के लिए नॉर्थ बताया गया है और ब्राह्मणी राशि के लिए ईस्ट बताया गया है। बीच के जो फ्लैट्स होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं कंपैरेटिवली नीचे और ऊपर वाले से। आदमी जितना ऊपर रहेगा, टॉप पे रहेगा, बाकी सारे लोग उसके नीचे रहेंगे। जहाँ किचन की स्थिति खराब है लेकिन उसके बावजूद भी वो मौज पे है। आप अपने पीछे साउथ में कभी भी कोई भी राशन का सामान ना रखें। सफाई के जो डस्टर्स हैं या झाड़ू है या पोछा है, ये भी आपने नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही मेंटेन करना है। अगर वास्तु से ही गरीबी फट रही है तो इतनी गरीबी क्यों है फिर सर? आपका माध्यम क्या बनाया, वो घर आपने बदल लिया तो डेफिनेटली वो जो आपका खराब समय है वो आपका समय भी बदलना शुरू हो जाएगा। कि अगर किसी व्यक्ति के ग्रह अनुकूल है लेकिन वास्तु प्रतिकूल है तो किसका असर ज्यादा होगा? अगर ये खराब वास्तु में है तो सर कोई ताकत नहीं इन्हें बचा पाएगी। बहुत सारे दावा तो ये भी है लोगों का कि नाम की स्पेलिंग या नाम को बदल के किस्मत बदल जाती है, तब वास्तु कहाँ रहता है सर? आप ऐसे किसी शख्स को मेरे पास भेज दीजिए, आप मुझे मत बताइए इसने कोई चेंजेस नाम में किए, मैं ईयर और मंथ वाइज उसको बता दूंगा कि इसके साथ साथ कब कब इसके ये ऊपर उठा, कब कब नीचे गिरा। ओ मेरे माझी ओ रे माझी ओ, मेरे साजन है उस पार ले चल पार, अब की बार ओ मेरे माझी ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। एक बार की बात है, एक घर था जिसकी उम्मीदें थी, जिसकी ख्वाहिशें थी, बहुत कुछ करने की चाह थी, लेकिन पता नहीं कहाँ पे कौन सी एनर्जी ब्लॉक हो रही थी कि वो ख्वाहिशें अधर में लटक जा रही थी। और मैं हमेशा कहता हूँ ना आपसे कि हर घर की एक धड़कन होती है, लेकिन उस धड़कन की एक दिशा भी होती है। यानी धड़कनों के हिसाब से घर की दिशा तय की जाती है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है। और ये सारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपके अपने फेवरेट पॉडकास्ट यानी वास्तु ग्लोबल के इस पॉडकास्ट में हर शुक्रवार शाम 6 बजे होती है। मैं आपके साथ हूं, आपका साथी घनश्याम, और मेरे साथ इस कोशिश को आगे तक यानी शिखर तक पहुंचाने का काम करते हैं दो ऐसे महान शख्सियत जिनको अब आप अच्छे से जान चुके हैं। मेरे साथ वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि गुप्ता भी जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। कैसी है मैम आप? बहुत घूम के आए मैम लास्ट वीक। कहाँ घूमे? बहुत स्टेटस दिखा मैंने आपका। तो कलकत्ता की गलियों से एक बार दिल्ली फिर लौट आई हैं आप। हाँ जी। तो शुरुआत आप ही से करता हूँ मैम। तो मैम सबसे पहले ये, जैसा कि सर कहते हैं कई बार कि देखिए कर्म से बड़ा वास्तु है, तो वास्तु को ठीक कर लें तो कोई कर्म की जरूरत नहीं है, आप भी ऐसा मानती हैं? हाँ जी, वास्तु का तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कर्म तो हम कर ही रहे हैं ना, उसको सही दिशा हम वास्तु के थ्रू दे पाते हैं। हम अगर गलत वास्तु में कोई भी कर्म करेंगे ना, वो गलत ही होगा, उसके रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। तो दोनों चीज़ें करके चलिए ना, कर्म तो हम कर ही रहे हैं और अच्छा वास्तु भी क्रिएट कर दीजिए तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो सर ये माना जाए कि कर्म ही फल देता है, ये सिद्धांत फिजूल है? नहीं, ये सिद्धांत डिफरेंट है ना। यस, कर्म ही फल देता है, पर बुरे कर्म का फल तो अच्छा नहीं हो सकता ना। अब अच्छा कर्म कैसे हो? अच्छा कर्म तो तभी होगा जब आपका वास्तु अच्छा होगा। तो अच्छे कर्म का फल वास्तु अच्छा है और बुरे कर्म का फल बुरा है। और अच्छा कर्म करने के लिए आप एक कर्म कीजिए, पहले अपना वास्तु सुधारिए, फिर कर्मों पे आइए।
लेकिन सर दो चीजें हैं, अच्छे कर्म से मेरी किस्मत बदलेगी या घर की दिशा को बदलने से मेरी किस्मत बदलेगी? अच्छे कर्म करने से किस्मत बदलेगी, और अच्छा कर्म तभी कर पाएंगे जब आपका वास्तु ठीक होगा। तो कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतु भूर्मा संगस्तु प्रविकर्मणे। तो इसलिए आपको वास्तु, अगर कर्म अच्छे करने हैं वास्तु सुधार दो, और कर्म खराब करने हैं तो कुछ कोई नहीं, रहने दो जैसे चल रहा है, बिगाड़ दो। ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, आप देश के कोने कोने में जाती हैं और कई विजिट्स करती हैं अक्सर, तो आपको क्या दिखता है लोगों के घरों में ये कर्म प्रभाव कितना ज्यादा है? कौन से ऐसे कर्म होते हैं या फिर कौन से ऐसी वास्तु दोष होते हैं जिसकी वजह से जिंदगी डिरेल हो रही है? देखिए, अगर मैं बात करूं औरतों की, तो हमारा तो शायद सुबह से कर्म शुरू हो जाता है और रात तक भी 12 बजे तक भी हम कर्म ही करते रहते हैं। अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? हम पति की सेवा कर रहे हैं, बच्चों के लिए हम सारी ज़िंदगी अपनी लगे हुए हैं, और एंड ऑफ द डे पति अपने काम पे निकल गया, बच्चे अपनी अपनी दुनिया में चले गए। 50+ की औरतें यूजुअली डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, क्योंकि वो उनका मेनोपॉज का टाइम भी होता है। तो अल्टीमेटली आपने क्या अटेन किया? तो अगर आप ऐसे में एक अच्छा वास्तु मेंटेन करके रखते हैं तो आप भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छा एंजॉय कर पाती हैं। और ये हम यूजुअली घरों में देखते हैं। क्या होता है, आदमी हमें बुला रहे हैं, हमें इनवाइट करते हैं हमें वास्तु के लिए, यूजुअली लेडीज़, क्या है, क्यों बुला लिया, क्या होता है वास्तु से, इन्हें समझाओ, हमारा तो सब ठीक है। क्योंकि आपने अपना मन मार के ना उसी 4 दीवारी में ज़िंदगी को काट रही हैं, जी नहीं रही हैं, काट रही हैं। वही आप ये समझ लेती हैं कि यही होता है, पति ने कमा के लाया, हमने खर्च कर लिया, बच्चे अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो ये गलत है। अल्टीमेटली आप एक ऐसा कर्म करिए कि आप अपने पति पे भी नुकसान दे रही हैं और बच्चों को भी नुकसान दे रही हैं। तो थोड़ा सा लेडीज़ को वास्तु ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और ये हम बहुत नेगेटिव देखते हैं। तो क्या किसी को वो देखते ही या फिर किसी के घर में जाते ही आपको अंदाज आ जाता है कि यहाँ रिश्ते खराब हैं? हाँ जी, हम ये देखते ही बोल देते हैं क्या आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस चल रही है, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ, घर के अंदर एक ऐसा गलत रूम होता है, या कहीं वो जोन हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ उस रूम में सो रहे हैं तो फॉर श्योरिटी दोनों में से किसी ना किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। वो तो ये आप घर देख के ही डायग्नोस कर लेती हैं? एग्जैक्टली, वो जोन इतनी खतरनाक होती है, और उसमें क्या होता है कि डिस्टर्ब्ड होते हैं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और कुछ तो हमने जाते ही जब बोला कि आप हस्बैंड वाइफ इस रूम में सोते हैं, तो वो बताते हैं हाँ जी ये मेरी ना सेकंड वाइफ है, मेरी फर्स्ट वाइफ ने इसी रूम में ना सुसाइड कर लिया था, और ये भी जो सेकंड मेरी मैरिज हुई है ये बहुत परेशान है। ये अभी मतलब वो हमें इसलिए बुलाया है क्योंकि वो 1 महीने से मैके जाके बैठी हुई हैं। तो कृपा करके वास्तु को थोड़ा फॉलो करें, और स्पेशली लेडीज़, क्योंकि वो बहुत ये कहिए ना, हालात से समझौता करके वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती हैं। ना करें, अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ गलत ना करें। ठीक है। लेकिन डॉक्टर महेश, कौन सी स्थितियाँ कब पैदा होती है जब 2 लोगों के बीच में तीसरा आ जाता है? सर चेंजेस तो आते हैं, उनकी वाइब्रेशन, उनकी नेचर, उनका सब कुछ। कई बार लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, जी हस्बैंड वाइफ को अलग कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। सर बड़े सारे अगर हम देखें तो आप समझिए प्रैक्टिकल रीज़न भी बहुत सारे होते हैं। मेरे को फ़ैन पसंद है, दूसरे पर्सन को नहीं है। मुझे एसी पसंद है, उसको नहीं है। या उसको जो पसंद है मुझे नहीं है। मुझे अपनी वॉल का कलर ये पसंद है, उसको नहीं है। और भी ऐसे भी रीज़न होते हैं कि अगर हम वास्तु को एक दरकिनार कर दें कि हम वास्तु की बात नहीं करते, तो और भी बड़े सारे रीज़न होते हैं जो हमें ये प्रोवोक करते हैं कि हम अलग अलग सोएं। मेरा बेड अलग है, उनका रूम अलग है, मेरा रूम अलग है, तो हम जो मर्जी जैसे मर्जी कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ अदरवाइज़ बंध जाते हैं। तो आदमी को ये तो बड़ा लगता है कि जी हम इकट्ठे सो रहे हैं और हम चिपक के सो रहे हैं, ऐसे सो रहे हैं, वैसे सो रहे हैं, तो एक अच्छी पोजीशन है, पर उसमें खामियां बहुत सारी आ जाती हैं। तो आप एक रजाई में सो रहे हैं, एक चादर में सो रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, दूसरा सांस ले रहा है, ऐसी चीज़ें हमें बड़ी सारी देखने को मिलती हैं। वो कहती जी मैं तो अलग सोती हूँ। क्यों अलग सोते हैं? क्योंकि वो खराटे बहुत मारते हैं।
तो खराटे लेते हैं इसलिए वो अलग सो रही हैं। तो इस तरीके से भी कुछ रीज़न होते हैं कि आदमी को अलग सोना चाहिए, और वास्तु तो हमारा ये रिकमेंड करता ही है कि हस्बैंड वाइफ को अलग अलग सोना चाहिए। लेकिन सर आप इतना केस स्टडी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसके होते हैं? सीधा सवाल, पुरुषों के या महिलाओं के, ज़्यादा किसके होते हैं? सर वैसे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा है आपने, तो हमें रिप्लाई देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है। तो आप समझ लीजिए इक्वलेंट, दोनों को बराबर। हमें दोनों तरफ से ऐसी चीज़ें सुनने देखने को मिलती हैं कि ऐसा हो रहा है। और सॉरी, और यूजुअली ये वो केसेस होते हैं जब हस्बैंड वाइफ एक ही बेडरूम में सो रहे हैं। एक एग्जांपल मैं दूंगी आपको, दोनों की राशियां अलग अलग हैं, तो इट्स सो ऑब्वियस कि आपके कलर प्रेफरेंसेस अलग अलग होंगे, आपके खाने के प्रेफरेंसेस अलग अलग होंगे। अब आप जब एक ही रूम में सोते हैं, आपके रूम का कलर एक है, आपका बेड का कलर एक है, आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऑफ द रूम एक है, आप दोनों की वाइब्रेशन मैच नहीं करेंगी। आप अल्टीमेटली अपने हस्बैंड की वाइब्रेशन ख़राब कर रही हैं, हस्बैंड वाइफ की वाइब्रेशन ख़राब कर रहा है। और आपकी वाइब्रेशन क्या होती है? आपको उनसे एनर्जी मिलती है, आपको आप ज़िंदगी में जो आगे बढ़ रहे हैं वो उसी से बढ़ते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपकी वो क्लैश करने लग जाते हैं, और आप सो के आप जो एनर्जेटिक होते हैं वो उल्टा हो जाता है। आप नोटिस करेंगे उस कमरे में घुसते ही आप दोनों की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, और आप उस कमरे से बाहर निकलते हैं, अपने अपने ऑफिस में जाते हैं, बढ़िया रहते हैं, पूरा दिन बढ़िया बिताते हैं। तो ऐसा क्यों? क्या वो कमरा आपको डिस्टर्ब कर रहा है? तो कृपया करके सबसे पहले वास्तु ठीक करें। और देखिए ना, ये जो पोजीशन रहती है, अगर न्यूली कपल हैं तो आप समझ लीजिए साल 2 साल ये पोजीशन रहती है ये कि जी हमें इकट्ठे सोना है, हमें साथ साथ रहना है, ये करना है, वो करना है। और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे वो ट्रैक पे आने लगते हैं और संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, और ये कहीं से कहीं तक किसी न किसी सीमा तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अगर हम शुरू से ही अपने आप को बैलेंस करके चलें तो वो स्थिति डेवलप नहीं होगी ना। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और वास्तु में सर अक्सर कहा जाता है कि देखिए जो तिरछे प्लॉट हैं, त्रिकोणीय हैं, कटे हुए हैं, उस तरह के प्लॉट्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सर शहरों में जहाँ जगह की इतनी कमी है, अक्सर इसी तरह के प्लॉट आपसे मिलते हैं, आपको मिलते हैं। तो क्या इतने लोग जो इस तरह के प्लॉट में रह रहे हैं गलत जीवन जी रहे हैं? यस, अगर कोई प्लॉट इस तरीके का है तो मैं तो उनको यही बोलूँगा कि आप अपना मकान जो है उस प्लॉट में बनाएं, उसकी बाउंड्री वॉल ना बनाएं। अगर प्लॉट कटा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है, तिरछा है, आप बाउंड्री वॉल ना बनाएं। अगर बाउंड्री वॉल बनानी है तो उसका एक सिस्टम अलग होता है। तो उस तरीके की अगर बाउंड्री वॉल बनेगी, एक आती है रेडीमेड बाउंड्री वॉल आती है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें सारी बाउंड्री वॉल नीचे नहीं जाती, उसमें इसके सिर्फ कॉलम कॉलम ऊपर रहते हैं, बाकी अदरवाइज वो उसके अंदर स्लैब, प्रीकास्टेड स्लैब होती हैं, पिलर होते हैं, और सॉरी पिलर के बीम होते हैं, तो वो उसमें वॉल होती है, उसको कास्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपका जो पूरी फाउंडेशन से आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ उसमें जो पिलर हैं वो खड़े करते हैं और उसमें वो फंसा देते हैं। तो आप ऐसी बाउंड्री वॉल बनाएं, अदरवाइज तो ये नुकसानदेह होते हैं। ठीक है मैम, घर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा खिड़कियां हैं, और खिड़कियों पे महिलाएं पर्दे वर्दे खूब अच्छे से डेकोरेट करती हैं। पहले खिड़कियों के आकार की बात कर लेते हैं। क्या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक आकार है खिड़की का कि इस तरह का आकार, अगर इस तरह का साइज किसी विंडो का है तो वो फिर काम करेगा, बढ़िया काम करेगा? नहीं नहीं, ये ऐसा सुपरस्टिशन नहीं डालना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। देखिए एनर्जी ये थोड़ी देखती कि ये स्क्वायर है, ट्रायंगल है, वो उसी हिसाब से घुसेगी। दैट इज़ नॉट द साइंस। एनर्जी जो मूव करनी है वो तो नॉर्थ से आनी है। तो आप अपने घर के नॉर्थ में बड़ी सी विंडो या ग्लेज्ड पार्टीशन वो क्रिएट करिए, क्योंकि थोड़ी सी अगर आपको सिक्योरिटी पर्पस है। अदरवाइज अगर आप वहाँ बालकनी क्रिएट कर देते हैं या पूरा ओपन छोड़ देते हैं, दिन में तो एटलीस्ट पूरे विंडोज़ अपना खोल के रखिए। एनर्जी ने आना है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एनर्जी नॉर्थ से जो आ रही है वो आपको अचीव करनी ज़रूरी है। विंडो की शेप का कोई ऐसा कुछ नहीं, नो हैसल। ओके, लेकिन विंडो पे जो हम कर्टेन लगा रहे हैं वो एनर्जी ब्लॉक करती है? अगर आप नॉर्दर्न साइड पे आपकी विंडोज़ जो हैं वहाँ पे आपको शेयर कर्टन ज़्यादा लगाने चाहिए, जो ट्रांसपेरेंट कर्टन होते हैं ना, जैसे आपकी अच्छी एनर्जी आपके अंदर घर के अंदर आए। और जो सदर्न साइड है वो तो वैसे ही आप वहाँ पे विंडो क्रिएट ना ही करें तो अच्छा है, तो वो सॉलिड होना चाहिए। ईस्ट और वेस्ट बेसिकली हम इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते अपने घरों में,
ठीक है, तो यहाँ एनर्जी जो आने का सिस्टम है उसको मेंटेन कीजिए ना। ठीक है। लेकिन सर बहुत सारे घरों में बरामदे होते हैं, बरांडाज होते हैं, तो क्या ये बरामदे वाले घर ठीक होते हैं? बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि पहले पिछले घरों में हम यही देखते थे। बहुत इससे बढ़िया। क्या फायदा होता है सर? अब डिपेंड करता है आपने बरामदा किस जगह पे किस डायरेक्शन में कैसे बनाया। अच्छा। हाँ, अदरवाइज अगर आपने जैसे नॉर्थ में ईस्ट में बरामदे बना दिए तो बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। तो बरामदे होने चाहिए। क्या होता है जनरली हम जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ कि आपने मल्टी स्टोरी में फ्लैट लिया, आप ऊपर चढ़े, लिफ्ट लॉबी में गए और वहाँ 4 दरवाजे नज़र आ गए, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप लिफ्ट लॉबी में ऊपर चढ़े, वहाँ से आपको 4 कॉरिडोर मिले, बड़े बड़े कॉरिडोर मिले, और लगभग आप समझ लीजिए 20-20, 30-30 फीट के कॉरिडोर। उसके बाद आपका फ्लैट का दरवाज़ा आया। अब वो जो कॉरिडोर हैं वो OTS हैं, ओपन टू स्काई हैं, तो सर मज़ा आ गया ना, सारे फ्लैट्स वाले फ्लरिश हो गए। जब वो कॉरिडोर को बंद कर दिया जाता है और वहाँ पे लिफ्ट में पहुँचते ही लॉबी में आपके 4 दरवाजे या 3 दरवाजे जो भी आ गए, तो आपने उस पोर्शन को बिल्कुल डेड कर दिया। वहाँ सिर्फ अगर साउथ में किसी का डोर है तो वो कामयाब होगा, अगर ईस्ट में या नॉर्थ में कोई इसका डोर है वो कामयाब नहीं होगा। अच्छा। और अगर आपने कॉरिडोर बना दिया और कॉरिडोर बना के वहाँ पे आपने डोर दे दिया, तो वो नॉर्थ वाला भी फ्लरिश होगा, ईस्ट वाला भी फ्लरिश होगा। तो इस तरीके से हमारी जो रचना है, हम किस तरीके से प्लान करते हैं, कैसा लेआउट करते हैं, इस पे बड़ा निर्भर करता है ये कि आदमी के सक्सेस रेट क्या होगा। ठीक है। लेकिन मैम कई बार हम देखते हैं कि कोई शख्स बहुत मेहनत करता है, बार बार मेहनत करता है, कई बार ऊपर तक पहुंचता भी है, फिर नीचे आ जाता है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है। तो ये उसके प्रारब्ध का परिणाम है या वास्तु ये सब कुछ करवा रहा है? देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ में डाल रहे हैं, तो वास्तु तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, ऑब्वियसली आपने बहुत हाई एजुकेशन लिया है, बहुत अच्छी आपने एफर्ट अपनी ज़िंदगी में डाला है, वो भी फ्लॉप हो जाते हैं अगर वास्तु ख़राब हो। कई डॉक्टर्स हमें बुलाते हैं जिनका क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं चल रहे। अच्छा। एंड दे आर गोल्ड मेडलिस्ट। तो वास्तु तो हर जगह पे काम करता है, और वास्तु ही है जो आपकी हार का कारण है। आप ज़िंदगी में हर एक आदमी जीत तो चाहते हैं, ऑब्वियसली आप सक्सेस चाहते हैं, आप एक, और कोई भी बिजनेस किस बूते पे चलता है? सक्सेस के, क्योंकि सक्सेस क्या दिलाएगी आपको? नेम, फेम। जब आप फेमस होंगे तो आपके पास ग्राहक आएगा तो आपके धन आएगा। तो इसका जो सिस्टम है वो केवल और केवल आपके वास्तु पे डिपेंड करता है। और प्रोफेशनली तो आपको वास्तु ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। अच्छा। नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, और एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप प्रोफेशनल भी हैं तो भी आप बिजनेस कर रहे हैं। तो हर बिजनेस के हिसाब से या हर प्रोफेशन के हिसाब से वास्तु अलग होगा? देखिए, एक तो मोटा मोटी हम थंब रूल लेके चलते ही हैं जो प्रोफेशनल्स का, क्योंकि हमें बिजनेस प्रमाइस में क्या चाहिए होता है? फुटफॉल। बिल्कुल। ठीक है ना? तो उसकी जो एंट्रेंस है हमारी, कहीं ना कहीं थोड़ी सर्दन साइड पे हो तो ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि सर्दन साइड आपका बिजनेस के लिए, प्रमाइसेस के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा, आपके प्रोफेशन के साथ राशियाँ भी मैच करनी चाहिए। क्या होता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में हर दिशा की को राशियों से मैच किया गया है। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देके चलती हूँ। हमारे यहाँ राशियों को ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस कैटेगरीज में चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर हम देख के चले तो क्षत्रिय राशियों के लिए नॉर्थ बताया गया है, और ब्राह्मणी राशि के लिए ईस्ट बताया गया है, वैश्य राशियों के लिए साउथ बताया गया है, और शूद्र राशि के लिए वेस्ट बताया गया है। तो आप जो आप अपनी नाम राशि या अपनी कुंडली से आपको राशि तो पता होगी अपनी, तो उस राशि के हिसाब से अगर आप वो दिशा डिसाइड करके चलेंगे तो आपको ज़्यादा फलित होगी। ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देना है। ठीक है। लेकिन सर कई बार लोग कहते हैं कि कई मैंने वास्तु एक्सपर्ट्स को सोशल मीडिया की रील्स में देखा, उन्होंने कहा कि अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो कुछ फ्लैट नीचे के छोड़ देने चाहिए और कुछ ऊपर के छोड़ देने चाहिए, और बीच के जो फ्लैट्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं कंपैरेटिवली नीचे और ऊपर वाले से। ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? सर उनको पता होगा इस कॉन्सेप्ट का, तो बाकी हम ये समझते हैं कि आदमी
जितना ऊपर रहेगा, टॉप पे रहेगा, बाकी सारे लोग उसके नीचे रहेंगे। अच्छा। मैं अक्सर बोलता आया हूँ कि जो हम दिशाओं की बात करते हैं, अक्सर लोग 8 दिशाओं पे काम करते हैं वास्तु कंसल्टेंट, तो हम जब 10 दिशाओं की बात करते हैं तो उसमें आकाश और पाताल एक दिशा ऐड हो जाती है। जब हम आकाश पे रहेंगे तो सब हमारे नीचे है ना जी, सब पाताल में है, तो हमारा सक्सेस रेट डेफिनेटली डिफरेंट होगा। और जब हम बीच की बात करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर भी तो कुछ लोग हैं। अब वो जैसे हैं, किसी की फितरत कुछ है, किसी की फितरत कुछ है, सही बात है। कोई हमें डैमेज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो असर हमारे ऊपर आएगा, हमारे नीचे वाले के ऊपर हमारा असर जाएगा। हम जैसे हैं, हम फ्लरिश हैं, हम डिफरेंट माइंडसेट के हैं, किस माइंडसेट के हैं, उसका असर नीचे वाले पे जाएगा, हमारे ऊपर वाले का असर आएगा। तो इसलिए अगर आप बात करते हैं फ्लोर वाइज, आप बात करते हैं ऊपर नीचे की या आकाश पाताल की, तो आपको आकाश में रहना चाहिए। और हमारे पास 4 तरह की एनर्जी हमारी काम करती है। हमारे पास एक होती है ग्रेविटी पावर, एक होती है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और एक होती है हमारे पास सौर ऊर्जाएं। अब जब सबसे ऊपर वाला हाउस होगा, उसके अंदर जो सौर ऊर्जा, जो आकाश से आने वाली ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं मैक्सिमम मिलेंगी। अच्छा। तो इसलिए जो टॉप का मकान है वो टॉप का है, टॉप पे रहने वाला आदमी टॉप पे ही रहता है। तो इसलिए हमारे नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से तो सबसे ऊपर का मकान सबसे बढ़िया होता है। अगर वो नहीं मिल रहा उससे नीचे का लें, वो नहीं मिल रहा उससे नीचे, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे फिर। ओके। तो जितने ऊपर का मिले आपको वो बेटर है। इसलिए पेंट हाउस ऊपर वाले को मिलता है। यस। हाँ, लेकिन सर एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए ना, अगर 50 मंजिला की कोई अपार्टमेंट है तो उसकी कौन सी मंजिल ज्यादा प्रेफरेबल हो सकती है रहने के लिए? टॉप सर। 85 पे तो बहुत ऊपर हो जाएगा। हो जाए। आप Escalator आप लगे 49 पे हैं, आप 48 पे हैं, वो भी तो ऊपर ही है। 50 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? और सुनिए, आजकल जैसे सिनेरियो में हम जी रहे हैं, पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, हाँ, अगर आप टॉप पे चले गए, आप उससे भी तो बच गए। ये तो है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं आपके पास वहाँ पे। जो नीचे का गंध है, जो नीचे की बेड एयर हैं, वो कम मिलेंगी आपको 50वीं मंजिल पे। 50 मंजिल का मतलब लगभग हो गया, अगर आप 50 मंजिल की बात करें तो 500 फीट। तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है ना सर। और अर्थक्वेक भी आया तो आप सबसे ऊपर ही गिरेंगे। यस। क्योंकि इसलिए लोग घबराते हैं कि अर्थक्वेक आ जाएगा, तो आप सबसे ऊपर गिरेंगे तो बच भी सकते हैं। नीचे वाला तब जाना है, खत्म हो जाना है। हाँ, बिल्कुल। तो 85 पे ले लिया जाए सर फिर मकान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, घर में हम किचन की बात करते हैं, और जब आप आती हैं तो किचन से कई सारी जुड़ी हुई जिज्ञासाएं मेरे मन में आती हैं। हम कई बार कहते हैं अगर किचन की सही दिशा ना हो तो फिर घर की स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन बहुत सारे घर मैंने ऐसे देखे मैम जहाँ किचन की स्थिति खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मौज में फ्लरिश कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो पाता है मैम? नहीं, देखिए, हम ना एक ही चीज़ को ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इसके कारण ही सारा वास्तु खराब है या इसके कारण ही सारा वास्तु अच्छा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, किचन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो देखा जाए तो औरतों की ज़िंदगी केवल किचन के साथ ही आइडेंटिफाई की जाती थी। हालांकि आज की औरतों ने इस सिनेरियो को चेंज कर दिया है। द लाइफ इज़ मच फॉरवर्ड। लेकिन अगर हम रसोई की ही बात करके चलें तो अगर आपकी रसोई वेल मैनेज्ड है, ठीक है, और सारे घर में वास्तु थोड़ा सा कम है और किचन आपकी बेस्ट है, वो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देती है। अच्छा। आपके सबसे पहले तो आपको 3 चीज़ें तो आपको हमेशा ही किचन में अपनी याद रखनी, समझ के चलनी चाहिए। एक, आप जब किचन में खाना बना रही हैं, आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अब नाउ व्हाट इज़ ईस्ट? जो जिस तरफ सूर्य उदय होते हैं 5:30 इंडिया में, स्पेशली 5:30 के बाद जैसे सूर्य उदय होना शुरू हो जाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट समझिए तो 10 साढ़े 10 तक साउथ ईस्ट में आ जाते हैं, और 12-1 बजे के बाद वो दोपहर का साउथ में चले जाते हैं। तो अब हमारा जो सूर्य की टाइम हुआ 5:30 से 10:30 के बीच में, तो ये द बेस्ट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में जब आपकी विंडो से सूर्य दिखाई दे रहे हैं, उस डायरेक्शन में एक तो सबसे पहले आपने मुंह करके खाना बनाना है। उसी डायरेक्शन में आपने अपनी किचन में एक विंडो ज़रूर क्रिएट करनी है, ताकि वो जो समय है वो आपको दिखाई, सूर्य आपके उधर से चलते हुए दिखाई भी दें। वो बेस्ट जोन हुई, ठीक है। दूसरा, आप अपने पीछे साउथ में
कभी भी कोई भी राशन का सामान ना रखें। रादर वैसे तो साउथ बिल्कुल खाली रखें। जितना भी सामान आपने रखना है, आपने नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही रखना है। जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, जितना आपकी क्रॉकरी है, जितना आपके दालें राशन है, आपका घी है, सारी चीज़ें। वाटर आपने अगर सिंक वगैरह क्रिएट करना है तो ये आपने ईस्ट टू नॉर्थ के बीच में ही करना है। आपका वॉशिंग सेक्शन इसी तरफ होना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, बेस्ट वे टू क्रिएट अ किचन। आप इतना करेंगी, आपकी किचन बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, आपका हेल्दी खाना बनेगा, खाना सब घर में खाएंगे और खुश होके खाएंगे, और हेल्पर भी भाग भाग के आएगा। और स्पेशली जो किचन के सफाई के जो डस्टर्स हैं या झाड़ू है या पोछा है, ये भी आपने नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही मेंटेन करना है। अच्छा। क्योंकि बेसिकली क्या है, इस जगह से हमारे यहाँ एनर्जी आ रही है। जो एनर्जी आएगी वो इन चीज़ों में मिक्स होकर आएगी। अब ये भी सफाई के सिस्टम भी तो हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप चीथड़े तो नहीं अपने घर में यूज़ करेंगी ना, आप नया से नया डस्टर लाते हैं, नया से नया पोंछा लेकर आते हैं, झाड़ू भी बढ़िया से बढ़िया लाते हैं, तो हमारे घर में सफाई रहे। ठीक है, हालांकि आज की डेट में भी झाड़ू वगैरह तो चलो लोग नहीं यूज़ कर रहे, आज बहुत सारे नए नए गैजेट्स आ गए हैं, चलो बेबी आप वाइपर वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब आपने नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही मेंटेन करने हैं। ये मेंटेन रहेंगे, मेन थिंग है, इनकी मेंटेनेंस अच्छी होगी। आपका इलेक्ट्रॉनिक है, जो आपका जूसर मिक्सर अवन वगैरह सब ये मेंटेन रहेंगे। खराब आप करके देख लीजिए ना, आप अपने अपने घर में इन चीज़ों को साउथ में रख दीजिए, आप देखिए कि कितनी जल्दी ख़राब होते हैं, ठीक ही नहीं होके देंगे, कोई ठीक करने वाला नहीं आएगा, और अल्टीमेटली आपको ये फेंक के दूसरा लाना पड़ेगा। तो वो अपना सारा सामान गेट के पास रख सकता है, रसोई के गेट के पास, रसोई के गेट के पास या अपने घर के गेट के पास। आप वहाँ देखेंगे, वहाँ कुछ चीज़ें संभली हुई नज़र आएंगी आपकी, चाहे वो साउथ है, चाहे वो वेस्ट है, चाहे कुछ भी है। आप उस डोर को देखेंगे, वहाँ बड़ी सारी चीज़ें आपको संभली हुई नज़र आएंगी। तो ये इसके पीछे एक लॉजिक है, थंब रूल है इसका जो काम करता है, तो आप अपने गेट के पास रख सकते हैं। लेकिन सर हम जब ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जीज की बात करते हैं, तो घर का साइज कितनी ऊर्जा मिलेगी ये तय करता है। छोटा घर छोटी ऊर्जा, बड़ा घर बड़े ऊर्जा। यस यस, तो सर जो बेचारा 1 BHK में रहेगा तो उसको तो कम ही एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल सर। तो हर कोई बड़ा घर तो नहीं ले पाता सर। सर मेरे पास शायद एक शख्स आए थे बैंकॉक से, अच्छा। तो वो 1 BHK फ्लैट में वहाँ रहते थे। अब मैंने जब उनकी हॉरोस्कोप देखी तो बड़ी पावरफुल, उनका बर्थ था 93 का, बड़ी पावरफुल हॉरोस्कोप। अच्छा। और वो सिंगल बेडरूम फ्लैट में रह रहे थे। और मैंने जब उनकी फिनेंशियल्स और सब चीज़ें उनसे जानी, मैं उनको कह रहा हूँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कहते कुछ नहीं गुप्ता जी, मैं तो ऐसे ऐसे दिन काट रहा हूँ, तो बहुत डाउन। तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आप एक ऐसा हाउस लें, आप झोपड़ी ले लें ना, आप बड़ा प्लॉट हो, खुला एरिया हो, मान लो पार्क में किसी ने कोई झोपड़ी बना रखी है, आप उस पार्क में जाके उस झोपड़ी में रहने लगे, आप देख लें आपके ऊपर क्या असर आता है। तो खैर वो पार्क में तो नहीं गए, उन्होंने एक जगह एक हाउस लिया जो चारों तरफ से काफ़ी दूर दूर तक खुले थे, सड़कें थी और खुला हाउस था, उन्होंने वो लिया। तो 1 साल के बाद उनका मेरे पास मैसेज आता है, कहता है गुप्ता जी एक चक्कर लगा लो यहाँ। मैंने कहा क्यों जी? कहते जी मुझे घर बनवाना है। मेरा क्या मतलब? कहते जी बस उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज ये पोजीशन हो गई कि मैंने प्लॉट लिया है, और प्लॉट बड़ा प्लॉट है, तो आप उसमें देखो कैसे कितना बनाना है, क्या करना है। तो अब उनकी प्लानिंग चल रही है। तो मैंने तो इतना परिवर्तन देखा है इन चीज़ों के अंदर कि आपके पास अगर 100 गज का प्लॉट है, उसमें आप जो अगर हम कहते हैं खेती करेंगे, उसमें 100 गज की खेती में तो 100 गज का ही आप अनाज पैदा कर पाएंगे ना। और अगर आपके पास 1 एकड़ का प्लॉट है तो 1 एकड़ का अनाज उत्पन्न कर पाएंगे। तो इसी तरीके से एनर्जी है कि आपके पास बड़ी जगह है तो आप बड़ी चीज़ पैदा कर पाएंगे। अभी दूर दूर तक खेत है, आपके बीच में एक झोपड़ी बनी हुई है, बड़ी गरीबी की हालत में माँ बाप हैं।
वहाँ बच्चा पैदा होता है, और पैदा होता है तो पता चलता है वो बच्चा कहीं का कहीं पहुँच गया। तो आप इसका उदाहरण ले सकते हैं शास्त्री जी को, जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म भी खेतों में, और एक वहाँ उनका मकान बना हुआ था, उसमें पैदा हुए थे वो। अब्राहम लिंकन। तो आप किसी भी अगर इस स्थिति को उठा के देखें तो आपको बड़े सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि जो लैंड पीस है हमारा, ये हमारे ऊपर बड़ा असर डालता है। ठीक है। तो लेकिन मैम इसी की पैरेलल एक सवाल कि अगर कोई किराए के घर पे रहता है तो उस घर का जो भी वास्तु है, अच्छा या खराब, जिसका घर है उस पर असर डालेगा या जो किराए पे रह रहा है उस पर असर डालेगा? जो किराए पे रह रहा है, देखिए अगर आपने अच्छे वास्तु का घर ले लिया, ठीक है, आप कहते हैं ना हम तो किराए पे रहते हैं, लेकिन अगर आपका घर अच्छा वास्तु का है, आप उस पर किराए पे आ गए, तो आपके लैंडलॉर्ड के भाग्य से, क्योंकि उसके पास तो रेंट आना है, और आपने महंगा घर लिया है तो उसके पास महंगा रेंट जाना है, तो उसको रेंट देने के लिए आपके पास धन ने तो आना है किसी रास्ते से, आपके पास वो रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। ओके। आपके पास अपने आप अच्छे वास्तु के ऐसे रास्ते बनेंगे कि आप उसको महंगे से महंगा रेंट दे पा रहे हैं। तो कोशिश करें कि भाग्यवान लैंडलॉर्ड का भाग्य बढ़िया घर ले। और देखिए सर, आपका वक्त ख़राब चल रहा है, अब अपने हाउस में आपका वक्त ख़राब चल रहा है, आप अपना ओन हाउस है, ठीक है। अब सुनने वाला कहेगा कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हैं कि अपना हाउस होते हुए मैं रेंट के हाउस में जाके रहूं। आप नुकसान पे नुकसान, बर्बादी पे बर्बादी होती चली। आप एक रूम कहीं रेंट पे ले लीजिए किसी अच्छे घर में, और किसी अच्छे लैंडलॉर्ड के हाउस में ले लीजिए। आप देखिए ना, मैंने अभी आपको एक पॉडकास्ट में बताया था कि जब वक्त ख़राब हो तो अपना आपका जो ज़रिया है, जो माध्यम है आपका, वो बदल दीजिए। आपने आपका माध्यम क्या बनाया, वो घर आपने बदल लिया, तो डेफिनेटली वो जो आपका ख़राब समय है वो आपका समय भी बदलना शुरू हो जाएगा, चाहे प्लैनेट्स बदलें या ना बदलें। तो एक सर पैरेलल सवाल ये भी है कि अगर वास्तु से ही गरीबी फट रही है, संघर्ष हट रहा है, तो इतनी गरीबी क्यों है फिर सर? वास्तु खराब है सर, तो वो तो चेंज करके फिर सही हो जाना है। हाँ, तो लोग कर नहीं रहे इसका मतलब। यस, आज हर आदमी ये चाहता है कि मेरे को कोई छड़ी घुमाए और मैं ठीक हो जाऊं। ये नहीं हुआ करता। हमें प्रयास करना पड़ेगा अपने आप को बदलने का, अपना वास्तु बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। ये झाड़ फूंक से, पान सुपारी से ये कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और वो प्रयास भी अच्छा वास्तु कराएगा। यस 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 यस। आप नेगेटिवली अगर प्रयास करेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिवली करेंगे पॉजिटिव होगा। जी, ठीक बात है। लेकिन मैम ये भी मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के ग्रह अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं, लेकिन वास्तु प्रतिकूल है, जो फेवर में नहीं है, तो किसका असर ज़्यादा होगा या किसका असर ही होगा? देखिए, चलिए समझ के चलते हैं कि इस समय मेष राशि पे सारस्वती शुरू हो गई है और सिंह राशि पे और धनु राशि पे ढैया। जी। अब इनका अगर मेष राशि का स्पेशली देखा जाए तो 2023 और 24 बहुत बढ़िया चल रहा था। अच्छा। और इन्होंने खूब कमाया होगा, चाहे इनका घर इतना बढ़िया था कि नहीं। अगर तो घर बहुत बढ़िया वास्तु के हिसाब से था तो इनके पास छप्पड़ फाड़ आया है। हाँ, अगर वास्तु के हिसाब से खराब था तो थोड़ा कम आया है, आया तो तब भी है। अब इनकी सारस्वती शुरू हो गई है, और अगर ये खराब वास्तु में है तो सर कोई ताकत नहीं इन्हें बचा पाएगी। लेकिन अगर इनका वास्तु बदल जाता है, ये अपने अच्छे वास्तु के घर में आ जाते हैं, ये एटलीस्ट वो टाइम आराम से काट पाएंगे। ओके। तो ये होता है आपकी राशि और वास्तु। यू हैव टू मैनेज इट। हम ये ब्लाइंडली कह दें कि वास्तु तो जी बहुत अच्छा था, फिर क्या हुआ? तो वास्तु जब बहुत अच्छा था उसने आपको प्रोटेक्ट किया, आपके ऊपर हादसे ज़रूर हुए आपके साथ, पर वो आप उससे बच के हल्के से निकल गए। लेकिन अगर आपका वास्तु खराब है तो आप लपेटे में आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं ताकत रोक सकती है। और स्पेशली वो हमारे पास तो इस समय ऐसे कई क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इस समय ऐसे लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, स्पेशली ए राशि के, ए नाम, ए अल्फ़ाबेट के लोग।
तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम ऐसे लोगों की तिजोरियाँ साउथ वेस्ट में क्रिएटेड है। और क्या होता है, एक ना बड़ा मुश्किल हम चीज़ फेस करते हैं। हमें यूजुअली मेल ऑफ द हाउस बुलाते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों में काफ़ी विश्वास करते हैं, ठीक है। और हम जब उनके घर में जाते हैं ना, उनकी लेडीज़ और फैमिली, वो और स्पेशली लेडीज़, वो तो अपने पति की बेचारी की सुनने को ही राजी नहीं है कि तुम पता नहीं क्या क्या कराते रहते हो, हम नहीं करेंगे। लिटरली ऐसा भी कई औरतें बोलने लग गई कि हम नहीं फॉलो करेंगे। तो ये देखिए उस आदमी के लिए कितना मुश्किल है। सर बड़ी दिक्कतें भी हो गई ना, हर आदमी कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। हाँ, बेचारा विश्वास किस पे किया जाए? हाँ, आदमी तो बेचारा चाहता है मैं किसी तरीके से अपना परिवार को सुख दे सकूं, सही बात है। और वो इस चक्कर में किसी को भी बुला लेता है। हाँ भैया तू बता दे क्या करना है, हाँ भैया तू बता दे क्या करना है। ये बात है। और बच्चे और वाइफ परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। हर दूसरे दिन कोई आ रहा है। हाँ, तो इसलिए ये स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन सर बहुत सारे दावा तो ये भी है लोगों का कि नाम की स्पेलिंग या नाम को बदल के, एक लेटर को हटा के या एक लेटर को जोड़ के किस्मत बदल जाती है, तब वास्तु कहाँ रहता है सर? नहीं बदल। लोग कहते हैं सर, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर, अजय देवगन ने अपने नाम बदला, आयुष्मान खुराना ने एक आर एक्स्ट्रा लगा दिया। नहीं सर, नहीं। ये कैसे आप प्रूव करोगे जी कि उसके बाद से ये हुआ? अब आप ऐसे किसी शख्स को मेरे पास भेज दीजिए, आप मुझे मत बताइए इसने कोई चेंजेस नाम में किए या नहीं किए। मैं ईयर और मंथ वाइज उसको बता दूंगा कि इसके साथ साथ कब कब इसके ये ऊपर उठा, कब कब नीचे गिरा। अच्छा, भाई प्रमाण कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा ना जी। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जी, हम फलाने मंदिर में गए, हम फलाने जगह गए, हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं उसको बोल देता हूँ मुझे ईयर मत बताइए, ईयर मैं बताता हूँ। कहता है यस, तो सर वो तो होना था। अब नाम सिर्फ शाहरुख खान ने या उसमें मनीष ने ही तो नहीं बदला, स्पेलिंग उसने तो चेंज नहीं किए होंगे, करोड़ों लोगों ने चेंज किए होंगे। वही क्यों ऊपर उठे, या उनके बारे में ही चर्चा क्यों है? तो इसलिए मेरा अनुभव ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ऐसी स्थिति आई हो। हमारे एक जानकार हैं, उन्होंने किया था, पर वो उसी पोजीशन में रहे। अल्टीमेटली वास्तु उन्होंने ठीक कराया। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं, उन्होंने वास्तु ठीक कराया, तब उनको परिवर्तन मिले। तो ऐसा मेरे अनुभव में ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है। हमारे व्यूवर्स की लाइफ में चेंजेस आए, इसके लिए उनके सवाल शामिल करते हैं सर। जरूर। एक सवाल है सर उमेश चौधरी का, कह रहे हैं कि सर मैं आर्मी से हूं और आपका पॉडकास्ट रेगुलर देखता हूं। मैं एक कॉलोनी में प्लॉट ले रहा हूं जो कि कॉलोनी से साउथ वेस्ट में है, उत्तर मुखी सिंह मुखी ये प्लॉट है। कृपया मेरा सवाल अगले पॉडकास्ट में जरूर शामिल करें। ये प्लॉट ले लूं? शेरमुखी घर कह रहे हैं? हाँ, शेरमुखी। शेरमुखी है और हाँ। जी, और उत्तर पश्चिम इसकी डायरेक्शन थी, बता रहे हैं। नहीं सर, नहीं लेना चाहिए। ये नहीं लेना चाहिए। अगर वो शेरमुखी ना होता फिर सोचा जा सकता था। अब उत्तर पश्चिम के अंदर क्या होता है, दो एंगल आ गए, एक उत्तर आ गया, एक पश्चिम आ गया। कौन से में बढ़ा हुआ है, कैसे है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद कहीं रिकमेंड कर सकते हैं। तो हम तो यहाँ यही कहेंगे कि उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें अधूरी जानकारी है और वो हमें पूरी नहीं दे सके, हम उसके ऊपर ऐसा एक्शन नहीं ले सकते कि उन्हें हम यस कर दें। हाँ, बेसिकली मैम जो व्यूवर्स अगर शेरमुखी नहीं जानते हो, क्या होता है शेरमुखी प्लॉट? देखिए, शेरमुखी का मतलब होता है बेसिकली ये ट्रेपीजियम्स हैं। अगर हम आज ज्योमेट्री के हिसाब से बात करें ना, जिसमें दो साइड्स सेम होती हैं और दो साइड्स अलग होती हैं। अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बन रहे होते हैं, ठीक है। ये मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है, और ये डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। अब शेरमुखी का मतलब होता है शेर जैसा मुंह, ठीक है, मतलब बड़ा मुंह और बॉडी छोटी। तो जो प्लॉट का मुखड़ा रोड के साइड बड़ा है, उसको हम शेरमुखी, हम मतलब भाषा में अगर खाली समझे तो शेरमुखी उसको कहते हैं। लेकिन अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें तो उसके नॉर्म्स थोड़े से डायरेक्शन के हिसाब से लगाने बहुत ज़रूरी हैं। मतलब दोनों चीज़ों को थोड़ा अलग समझ के चलिए। अगर आप खाली उस लैंड को क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं, तो हम शेरमुखी उसको कहते हैं जिसका रोड के साइड मत्था बड़ा हो, ओके, और पीछे बॉडी छोटी हो। ठीक है। सर एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि प्रदीप साहू कह रहे हैं कि सर साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक था जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे थे, उसको तोड़ दिया है, लेकिन अब वहाँ की एनर्जी को क्या हमें फिर से रिचार्ज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है जी।
अगर तोड़ दिया उसके अंदर मलबा एक तो ना डालें, उसकी सफाई करें और सफाई करके कुछ दिन तेजाब डाल के छोड़ दें। जब वो बिल्कुल मैश हो जाए तो उसके अंदर जमना सैंड भरें, डस्ट भरें, जमना सैंड भरें, मलबा ना डालें। ओके कौन सी डायरेक्शन में बताया था इन्होंने? सर, इन्होंने बताया कि मेरा साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक था। हाँ, तो उसको आप सैंड डाल के आप उसको भर दें। ठीक है। मैम एस कुमार गुंड है, कह रहे हैं कि मेरा एक सवाल है, मेरा घर दक्षिण मुखी है, सेप्टिक टैंक नॉर्थ से NE तक है, इसके लिए उपाय बताइए। देखिए, उपाय में तो वैसे तो बेस्ट पोजीशन तो नॉर्थ वेस्ट में होती है सेप्टिक टैंक की। अब थोड़ा सा कैसे आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। उपाय तो हो ही नहीं सकता ना। उपाय ये तो इतनी एनर्जेटिक जोन है और पर ये इसमें दिक्कत देने वाली स्थिति है। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ से आपके यहाँ एनर्जी आ रही है ना। वास्तु में ना उपाय कम, करेक्शन ज़्यादा होती है। हाँ, उपाय आपको वैसे बताए जा सकते हैं ज्योतिष में कि ये आप उसमें लौंग फूक लीजिए, इलायची फूक लीजिए, वो उपाय हो सकते हैं। लौंग इलायची तो आपके दिल में बस गई है सर। सर क्या करूं मैं, सुना के लोगों ने इतना ज़्यादा कर दिया। पर इसमें ना वास्तु में करेक्शन होती है। हम किसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर आप कोशिश करें, जैसा हम बताते हैं कि आप एक सेप्टिक टैंक आता है प्लास्टिक का, रेडीमेड सेप्टिक टैंक आता है, आप इसको जो अंदर आपके गड्ढे में सेप्टिक टैंक बना रखा है उसको ना बना के आप ऊपर उसको रख दें और उसके अंदर मोटर से आपका वेस्ट जो है लिफ्ट होकर उस टैंक में जाता है और वो प्रोसेस में स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कई जगह जहाँ सीवर नहीं है वहाँ तो ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। सर एक फनी शॉट 9974 ID से सवाल आया, कह रहे हैं कि सर मेरी तिजोरी नॉर्थ ईस्ट में है और उसका जो दरवाज़ा है वो वेस्ट में खुलता है, क्या ये सही है? हाँ सही है, कोई दिक्कत। नॉर्थ ईस्ट में होने के बावजूद वेस्ट में हाँ खुल हाँ, जाए। यस यस यस। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में रखना है, खुले कहीं भी। देखिए, जोनिंग और फेस दो चीज़ें हैं। अगर आपने उसका जोन जो है वो सेलेक्ट कर लिया तो आपकी फेसिंग वगैरह इतनी मैटर नहीं करती। तो अगर आपका जोन बढ़िया है, आपने नॉर्थ ईस्ट जोन में रख दिया और डेफिनेटली वो काम कर रही है। आप नोटिस करेंगे उसके अंदर सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं, आपका धन मैनेज्ड है, खर्चे मैनेज्ड हो गए हैं आपके, तो ये चीज़ें आपकी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। मैम एक सवाल है नवस का, कह रहे हैं कि पति पत्नी का जो बेडरूम है वो दक्षिण दिशा में है, उनकी तस्वीर कहाँ लगाएं? किसकी तस्वीर? पति पत्नी की तस्वीर। देखिए, हस्बैंड वाइफ की बेस्ट डायरेक्शन होती है हस्बैंड वाइफ की फ़ोटोज़ के लिए, वो आपकी नॉर्थ से ईस्ट के बीच में होती है। क्योंकि आप दोनों की लगाना चाह रहे हैं ना, अब भी कोलाज बनाएंगे या अपने हस्बैंड वाइफ की, तो वो बेस्ट आपकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से ईस्ट के बीच में, उसी तरफ लगाएं। और अगर दक्षिण दिशा का कमरा नहीं है तब कहाँ लगाएं फोटो? नहीं, किसी भी तरफ का कमरा है, दिशा ही आपकी फैमिली हस्बैंड वाइफ की स्पाउस की फ़ोटो नॉर्थ से ईस्ट के बीच में लगती है। सर स्वर्णदीप कुमार है, ये कह रहे हैं कि नॉर्थ में कार पार्किंग बनाने पर नॉर्थ साइड बंद हो जाती है, तो क्या हम दक्षिण में यानी कि साउथ की साइड में पार्किंग बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बना मत देना, बड़ी खतरनाक होती है, ये एक्सीडेंट होते हैं और गाड़ियों की मेंटेनेंस बढ़ जाती है और गाड़ी आप बदल नहीं पाएंगे। एक ही गाड़ी को 10 साल 20 साल खींचते रहेंगे, वो बूढ़ी हो जाएगी तब भी चलती रहेगी। गाड़ी आप नॉर्थ में रखिए और ऐसा कुछ नहीं होता कि पार्किंग बनाने से वहाँ बंद हो जाता है। आप मत बताइए ना, अपने घर से गाड़ी नॉर्थ में रखनी है आपने, पार्किंग अगर उसका आप कवर पार्किंग बना रहे हैं तो अंदर से डोर दे दीजिए उसमें। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम पार्किंग बनाने से नॉर्थ बंद हो गया। तो आप बनाइए, अपनी गाड़ी ओपन में रखिए, नॉर्थ में रखिए, आप बनाइए, नॉर्थ में ही बनाइए। ठीक है। मैम ये अमीर शाह हैं, कह रहे हैं कि मेरा बंगला है जो नॉर्थ और ईस्ट की साइड पूरा खुला हुआ है, 4 मंजिला ये बंगला है, हमारे पानी की अंडरग्राउंड जो टैंक है वो नॉर्थ ईस्ट में है, हमारे पड़ोसी की हमारे साउथ ईस्ट में वाटर टैंक है, कुछ दिक्कत वाली बात है क्या? थोड़ा सा ये ज़रूर हमें चेक करके बताएं कि उनका जो साउथ ईस्ट वाला टैंक है वो आपके टैंक से कितना नीचे है या कितना कम है। तो अगर वैसे तो ऑन एवरेज अगर इक्वली होगा, ज़्यादा बात यूजुअली जितना वाटर लेवल होगा उसके हिसाब से टैंक बना होगा, तो आपका अगर नॉर्थ से ईस्ट के बीच में टैंक है तो वो आपको तो फ्रूटफुल है, इतना वैसे डरने की बात नहीं है, पर फिर भी थोड़ा चेक करके हमें फीडबैक दें। ठीक है।
ये सर देवव्रत चौधरी हैं। ये सवाल है कि नॉर्थ वेस्ट जोन के कमरे में नॉर्थ की दीवार पर अगर अलमारी रख दी जाए और हम साउथ में सो रहे हैं तो क्या इसका बुरा असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए। कोई बुरा असर नहीं, ऐसे ही रखें, ऐसे ही बनाएं। क्या फायदा होगा सर इससे? फ़ायदा ही फ़ायदा होगा सर, नुकसान नहीं होगा। आपका पैसा कंट्रोल में रहेगा, आपका धन कंट्रोल में रहेगा, आपका सिस्टम कंट्रोल में रहेगा। सारे फ़ायदे हैं इसमें, यहाँ नुकसान वाली तो कोई स्थिति है ही नहीं। विन विन कंडीशन। यस। ठीक है मैम, विजय कश्यप हैं, ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेस के लिए और प्रमोशन के लिए ऑफिस कैबिन के लिए कोई सुझाव आप बताएंगी? हाँ जी, ये तो बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए। आपको अपना जितना आपका अकाउंट्स का या आपकी जो ऑफिस का फाइलें वगैरह होती हैं वो टोटली आपको अपने नॉर्दर्न साइड पे मेंटेन करनी चाहिए आपके कैबिन के अंदर। अच्छा, कोशिश ये करिए कि आपका क्योंकि आपकी टेबल के साइड में भी एक हेल्पिंग टेबल होती हैं जिसमें आप यूजुअली ड्रॉर्स वगैरह होती हैं, अपनी फाइलें रख देते हैं उस कैबिनेट में, तो वो आपकी कभी भी वेस्ट साइड या साउथ साइड पे नहीं क्रिएट होनी चाहिए। जितना आपका फाइल या जितना आपका वर्क स्टेशन है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ही हो। नॉर्थ की तरफ मुंह करके आप अपना टेबल मेंटेन करेंगे कि आप बैठेंगे साउथ में और आपकी टेबल ऐसी लगेगी कि आपका मुंह नॉर्थ की तरफ होगा। और जितना आपका फाइल वर्क है, जितने आपके अकाउंट्स वगैरह आप कह रहे हैं, वो सारा फाइल वर्क आपका नॉर्थ से या ईस्ट तक की तरफ ही हो। बहुत अच्छा आपका काम चलेगा, आप प्रमोशन पे प्रमोशन लेंगे और आपके जो आउटपुट है वो भी बहुत अच्छा होगा। सर ये सवाल है अजय कुमार का। अजय कह रहे हैं कि मेरा घर जो है सर वो दक्षिण की दिशा में है और उत्तर में मेरी किचन है, बच्चों का कमरा पश्चिम में है और हमारा कमरा यानी मियाँ बीबी का कमरा दक्षिण में है, ये कंडीशन ठीक है सर? देखो, एक तो मैं ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि जब हम बात दिशा की करते हैं तो उसमें एक बिंदु नहीं होता। अब इन्होंने बोला कि जी मेरा घर दक्षिण में है, किस चीज़ से दक्षिण में है? दक्षिण मुखी है, ये वो बात समझ आती है, कहाँ से दक्षिण में है ये बात समझ नहीं आती। तो इन्हें एटलीस्ट ये बताना चाहिए दक्षिण में किस तरफ, किस से दक्षिण में। अब चलिए हम इसको ड्रॉप करते हैं। अब अगली जो इसका क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट है कि मेरा रूम यहाँ है, मेरा रूम यहाँ है, उसको लेते हैं, वो आप मुझे जी। अजय का कहना है कि सर मेरे बच्चों का जो कमरा है वो पश्चिम में है, हमारा कमरा दक्षिण में है, मेरी रसोई उत्तर में है। देखिए, यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी पैदा हो जाती है कि आपके यहाँ खाना बाहर से ज़्यादा आ सकता है। अगर आपके यहाँ बच्चों में आपकी बेटी है, उसके लिए वो रूम ख़राब हो सकता है, गलत हो सकता है। और अगर वो बच्चे आपके समझ लीजिए 20 साल से छोटे हैं या 15 साल से छोटे हैं, उनके लिए तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो ये स्थिति ऐसी रह सकती है। बाकी आपकी स्थिति बेटर है, उसमें अगर नॉर्थ आपका ओपन है, आपने रसोई अगर बताई है कि नॉर्थ में है, तो इसका मतलब आपका नॉर्थ ओपन है, तो स्थिति कहीं ना कहीं आपके नियंत्रण में है। बाकी आप जो ये बात बता रहे हैं कि जी वो साउथ में मकान बना है, तो वो स्थिति थोड़ी समझ नहीं आई, तो आप दोबारा क्वेश्चन डाल दीजिए, उसको देख लेंगे। अच्छा, हमारी ना एक ऑब्जर्वेशन भी ऐसे में रही है, जिन बच्चों का कमरा वेस्ट, आप ये जो बता रहे हैं ना वेस्ट में है, तो अब ये वेस्ट का मतलब होता है इधर या तो वो क्योंकि जो एंटर करने के बाद रूम राइट साइड पे बनता है या एंटर करने के बाद रूम लेफ्ट साइड पे बनता है। तो अगर वो वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है तो हमने मोस्टली ऐसे बच्चों को ना बेड पे यूरिन करते हुए बहुत ज़्यादा सुना है। अच्छा। हाँ, वो रात को डरते हैं। तो कृपा करके उन बच्चों को उस साइड वाले या इधर भी साउथ वेस्ट की तरफ भी, अगर वो वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वो बच्चे तो मेंटल स्ट्रेस में जाते ही जाते हैं, वो डिप्रेशन में कोई ज़रूर जा रहे होंगे। उनका आउटपुट आप देखेंगे, उनका फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो जाता है, वो मेंटल स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाते हैं। तो कृपा करके इन डायरेक्शंस को अवॉइड करें फॉर चिल्ड्रन ऑफ द हाउस। ठीक है सर, एक दर्शक हैं हुरब रयान, कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा कमरा ऊपर के हिस्से में है, यानी ऊपरी मंजिल पे है, साउथ में उसका दरवाज़ा है, वेस्ट में जो है वो इलाका बंद है, नॉर्थ वेस्ट में खिड़कियां हैं और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट बंद है। ये स्थिति कैसी है सर? बहुत ख़राब स्थिति है। अच्छा सर, इनको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करूं और क्या ना करूं। डिसीजन पावर वीक, फिनेंशियल्स वीक,
और एक्टिविटी वीक। तो ये स्थिति तो इनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और रूम के अंदर चीज़ों का जमावड़ा और अस्त व्यस्त होना, ये एक वहाँ की टेंडेंसी हो सकती है। तो ऐसी संभावनाएं हैं। ठीक है मैम, 2026 पे हालांकि सर से मैंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन जब आप होती हैं तो वो जो अलग मंत्रा है, अलग फ्रेगनेंस है आपके आने से हमारे पॉडकास्ट की, वो अलग हो जाती है। 2026 के लिए कुछ बताइए ना, जादुई टिप। सर तो नहीं बताते हैं कुछ भी। सबसे बढ़िया तो है आप अपने घर का नॉर्थ खोल दीजिए। वहाँ पूरी फुल ग्लेज विंडो, और वो आप अपने घर में खोल के रखें। आपके ईस्ट में या नॉर्थ में जो भी विंडोज़ हैं वो आप खोल के रखें, सुबह सुबह खोलें ताकि आपकी एनर्जी आए। और आज की डेट में एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। तो अपने बच्चों के स्टडी टेबल और उनका सारा स्टडी मटेरियल नॉर्थ से ईस्ट के बीच में प्लेस करें, ताकि वो जब पढ़ाई करें उस तरफ जाएं, ताकि आपके 10th के 12th के बोर्ड के बच्चे टॉप करें। तो 1 जनवरी 2026 की सुबह कोई कुछ ऐसा चमत्कारिक उपाय है मैम आपके पास जो कर दे, हल्दी की गांठ टाइप जो आपने बताया था पिछली बार? देखिए वो तो आपका करेगा ही करेगा काम। अगर आप 1 जनवरी 2026 समझ के चलते हैं तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका तो ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। मैम बताइए ना। तो उनकी शादियों के योग बनेंगे ही बनेंगे। और जिसकी शादी हो गई। तो तुला का और वृष राशि का इनका चल रहा है गोल्डन टाइम, और इनकी शादी के पूरे पूरे योग बनेंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम ये समय काट देते हैं। तो अगर आपके घर में शादी लायक बच्चे हैं और आप चाहते हैं उनकी शादी 2026 में हो जाए, तो आप अगर बेटा है तो जैसी सुंदर लड़की आपके पास रिश्ते कोई आ रहे होंगे या सुंदर लड़की की फ़ोटो आप अपने घर के नॉर्थ या ईस्ट में लगा दीजिए। अगर आपकी बेटी है और आप चाहते हैं स्मार्ट सा लड़का आ जाए जमाई, तो उसके लिए आप नॉर्थ ईस्ट में स्मार्ट से लड़के की फ़ोटो लगा दीजिए। बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, शादी बहुत बढ़िया हो जाएगी। मैम मिथुन का क्या होगा? चलिए 2026 तो सबके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन आकाश की तरफ जा रहा है। यही तो सुनना था। ठीक है, लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी की जब मैम बात करती हैं तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है मैम पॉडकास्ट की, कि हम चलते चलते सर का गाना सुनते हैं। और अब तो फरमाइशें आ रही है मैम, पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा कहाँ कहाँ से फरमाइशें सर ले रहे हैं और सुना रहे हैं। तो फिर जरा आप घर जाके गोल्डन अपॉर्चुनिटी का एहसास कराइएगा। सर क्या सुनाएंगे प्लीज बताइए ना। ओ मेरे माझी ओ रे माझी ओ, मेरे साजन है उस पार, ले चल पार अब की बार। ओ मेरे माझी ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। ओ मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे बुला देना। मेरी आज की विदा का, मेरी आज की विदा का मुझको भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार ले चल पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। तो सर 2026 के पार चलेंगे हमारे साथ। और इस सफर मैंने आपको बताया था 2036, 46, 47 आगे तक चलेगा। जरूर सर आप यूं ही गाते रहे, मुस्कुराते रहे, थैंक यू। और शुक्रवार शाम 6 बजे हम दोनों तीनों मिलते रहें, जी बातें होती रहेंगी सर। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, और मैं हमेशा से उम्मीद करता हूँ और हमेशा से मुझको विश्वास है कि आप हमेशा हमारे साथ है। तो सिर्फ ये साल बदलने की बात नहीं है, दिन और महीने बदलने की बात नहीं है। जब हम और आप साथ मिलते हैं तो फिर बदलाव नहीं होता। हमारा और आपका रिश्ता यूं ही महकता रहेगा, चहकता रहेगा, और चटक और प्रगाढ़ होगा, ये मुझको उम्मीद है। तो फिर
साल को छोड़िए, हमारे साथ जुड़िए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमेशा याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।